हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग यूजीसी नेट हिंदी का दिसंबर 2023 का पेपर हल करेंगे और इसके माध्यम से जानेंगे कि कैसा पेपर नेट का आया था और नेट के पेपर को पास करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से तैयारी की जानी चाहिए। तो प्रश्नों को हल करने के माध्यम से हम लोग उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि नेट के पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर से और 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर से होते हैं। तो इसमें माइनस मार्किंग तो होती नहीं है, इसलिए 150 क्वेश्चन आपको करना ही होता है, जिसमें आपको 3 घंटे समय मिलता है। तो आइए हम लोग हिंदी का पहला प्रश्न देखते हैं कि अंधायुग नाटक के संबंध में सत्य कथन है। तो जैसा कि आपके सामने प्रश्न है, तो आप लोग उत्तर बताने का कोशिश करेंगे। तो 51 नंबर का आपका सही उत्तर क्या होगा? तो ज़्यादातर जो कूट वाले प्रश्न होते हैं उसको हमेशा एलिमिनेट मेथड से सॉल्व करना चाहिए। तो हम लोग उसी आधार पे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि मान लीजिए अगर बी ऑप्शन आप देखते हैं तो लिखा है कि इस नाटक में 7 अंकों में विभाजित किया गया है, तो ये गलत है आपका, यानी कि बी ऑप्शन आपका गलत है। तो इसलिए आपको बी ऑप्शन टिक कर लेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 कभी नहीं सही होगा। इसके बाद आप देखते हैं कि ई ऑप्शन कि नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गांधारी का साफ है। तो जैसा कि तीसरे जो अंक है वो अस्वस्थामक अर्धसत्य है, तो इसलिए हम देखते हैं कि ई ऑप्शन भी नहीं है, यानी कि ई ऑप्शन आपका पहले में हो गया और तीसरे में हो गया। ठीक है, इसलिए आपका 51 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका प्रश्न भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जा रहा है और आपका मतलब प्रश्नों को हल करने में समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा, कम समय में आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो डी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो डी में आपका ए, सी और डी। ए यानी कि धर्मवीर भारती के अनुसार यह काव्य रंगमंच की दृष्टि में रखकर लिखा गया है। ओके। उसके बाद सी, इस नाटक का घटना काल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु क्षण तक है, ये भी सही है। उसके बाद डी ऑप्शन देखते हैं, दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है, ये भी सही है। तो इस तरह से हम लोग 51 का चौथा ऑप्शन सही करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें कालक्रम मिलाना है। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को पहले से बाद के क्रम में रखना है। तो जैसा कि हम आशा करते हैं कि आप लोग इसमें से कुछ ना कुछ जो कवि हैं उनके जीवन के बारे में या उनके जो सन हैं कि कब वो पैदा हुए थे उसके बारे में आप लोग कुछ ना कुछ जानकारी रखे होंगे। तो अब उस जानकारी के आधार पे हम लोग प्रश्न को सही करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि इलियट के बारे में भी हम आशा कर सकते हैं कि आपको इलियट का जन्म काल मालूम होगा। तो इलियट 1888 ईस्वी में पैदा हुए थे। उसके बाद रिचर्ड्स भी हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, तो रिचर्ड्स के भी बारे में आपको जानकारी होगी। तो रिचर्ड्स का जो जन्म है वो 1893 ईस्वी है। ठीक है। उसके बाद हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में भी जानते हैं कि ये 1770 में पैदा हुए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो हम इतने में ही मिलाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो सिलेबस में चीज़ें लगी हुई हैं उन चीज़ों के बारे में यदि आपको जानकारी है
तो आप पाएंगे कि आपके ज़्यादातर प्रश्न सही हो जाते हैं। तो लोन्जाइनस भी हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं और लोन्जाइनस का समय पहली या तीसरी शताब्दी माना जाता है। तो इस आधार पे हम लोग पाएंगे कि जो आपका 52 नंबर है उसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ई को आप पहले रखेंगे तो पहला नंबर पे ई हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको ड्राइडन को रखना होगा और ड्राइडन का जो समय है वो 1668 ईस्वी है। ठीक है, 1668 ईस्वी माना जाता है, बाकी समय इधर उधर भी हो सकता है क्योंकि इनकी जन्म काल के बारे में एक्यूरेट जानकारी नहीं मिलती है। इनकी एक जो रचना थी, आप ड्रामेटी पोइजी करके नाटक काव्य लिखे थे, तो उसी के आधार पर इनका समय 1668 ईस्वी मान लिया जाता है। ये उनकी रचना काल का समय है। तो बी ऑप्शन पे ये हो जाएंगे। उसके बाद डी ऑप्शन पे आपके आ जाएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 ईस्वी। उसके बाद आपके सी ऑप्शन आ जाएंगे रिचर्ड्स 1893 ईस्वी। उसके बाद ए ऑप्शन पे आ जाएंगे आपके इलियट 1888 ईस्वी। तो इस तरह हम देखते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो 52 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए 53 नंबर देखते हैं। तो 53 नंबर गोदान उपन्यास से है और ये हम आशा करते हैं कि आप लोग गोदान उपन्यास पढ़ लिए होंगे, क्योंकि यदि आप उपन्यास नहीं पढ़े हैं तो इस ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें है कि गोदान के अनुसार वीमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाले पात्र का नाम है। तो कौन मेहता के विचारों से सहमत नहीं था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सरोज। सरोज वही है जो मालती की सिस्टर रहती है और बाद में राय साहब के लड़के से प्रेम हो जाता है और शादी करके ये लोग विदेश चले जाते हैं। तो आप लोग उपन्यास को ज़रूर पढ़िए और ध्यान से पढ़िए कि उसमें किस पात्र का क्या रोल रहा है, क्योंकि आजकल नेट का पेपर आसान नहीं रहा है। आप चाहें कि नेट के पेपर के साथ कोई और तैयारी कर ले रहे हैं, आप टीजीटी पीजीटी निकाल रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की रिक्वायरमेंट अलग है और यूजीसी नेट की रिक्वायरमेंट अलग है। इसमें आपको पूरी पंक्तियाँ, पूरे पात्र, गौण पात्र सबको ध्यान में रख करके चलना होगा। आइए हम आगे देखते हैं 54 नंबर प्रश्न। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो विधवा की पोती थी वो भोजन नहीं कर रही थी, उसका जो झोपड़ी थी वो छीन जाने के कारण राय साहब ले लिए थे। तो अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो 54 नंबर का आप सही उत्तर बता सकते हैं। तो 54 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूल्हा बनाने के लिए। वो चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी ले जाती है, बाकी उसके आगे की कहानी चलती है। आइए हम लोग 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृत रूप से उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? तो आप लोग 55 नंबर का सही उत्तर बताएंगे कि 55 का आपका सही उत्तर क्या होगा। तो 55 का आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर गिलबर्ट मरे। बाकी ये आपके कहीं सिलेबस में मिलता नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों को भी आपको देखते हुए चलना है, लेकिन कोशिश यही करिएगा कि ऐसे 2-4 प्रश्नों के चक्कर में आप अपनी पूरी तैयारी ख़राब ना करें, क्योंकि आपकी मेरिट जो है वो 100 क्वेश्चन पर ही बन जाएगी। तो आशा करिए कि आप 50 क्वेश्चन छोड़ के भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप 100 क्वेश्चन के लिए तैयारी करेंगे तब भी हो सकते हैं। नहीं तो ऐसे प्रश्नों के चक्कर में यदि आप फंसेंगे तो आपकी पूरी तैयारी बर्बाद हो जाएगी। आपको कोशिश करना है कि जो सरल प्रश्न हैं उसको सही करें और जो मॉडरेट प्रश्न है उसको सही करें, आप मेरिट में आ जाएंगे। बाकी जो ज़्यादा चालाक लोग होते हैं वो ऐसे ही प्रश्नों के चक्कर में फंस जाते हैं और कभी जेआरएफ नहीं हो पाता है, बस नेट हो कर के रह जाते हैं। तो ऐसा आप लोग गलती मत करिएगा। आइए हम लोग 56 नंबर प्रश्न देखते हैं कि असाध्य वीणा कविता में आई
उक्तियों संवादों को कविता में आने के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो जैसा कि असाध्य वीणा कविता जो पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, वही इस प्रश्न को हल कर सकता है। बाकी यदि आप चाहें कि असाध्य वीणा की समरी पढ़ लिए हैं या असाध्य वीणा अज्ञे जी क्यों लिखे थे, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप नॉलेज लेकर के सोच रहे हैं कि हम पेपर दे देंगे, तो आप पेपर में कभी सफल नहीं होने वाले हैं। यदि आपको लाइन बाय लाइन याद है, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो आप लोग बताने का कोशिश करिए कि 56 नंबर का आपका सही क्या होगा। तो 56 नंबर का सबसे पहले आपका एलिमिनेट मेथड यूज करिए। तो हम लोग देखते हैं कि राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं शिष्य साधक हूँ, ये आपका पहले हो जाएगा। उसके बाद किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ, ये आपका दूसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पट-पट, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा मुझे ओट दे ढंक ले छा ले ओ शरण। तो और 5वें नंबर पे आपका हो जाएगा श्रेय नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। तो ये आपका 5वें नंबर पे हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। बाकी आप लोग देख रहे होंगे कि बिना कविता याद हुए ये आप प्रश्न आप सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न पे। 57 नंबर प्रश्न है आपको मिलान करना है। तो रचनाकार को उनकी रचनाओं के साथ मिलान करिए और सही उत्तर का बताने का प्रयास करेंगे। तो 57 नंबर का आपका जैसा कि इसमें कुछ रचनाएं जैसे नॉर्मल रचनाएं हैं जिसको कि सभी लोग जानते हैं, तो उनको आप लोग बताइए। जैसे कि आप साहित्यालोचन ये श्याम सुंदर दास का जानते हैं। उसके बाद आपका ये डॉक्टर नगेंद्र का विचार और अनुभूति भी जानते हैं। तो ये इस तरह से अगर प्रश्न एलिमिनेट करके मिलाएंगे तो आपके क्वेश्चन बनने के चांसेज होते हैं। बाकी सभी रचनाओं को याद करना तो संभव है नहीं, तो कुछ चीज़ें आपको एलिमिनेट करके ही करनी होगी। तो बी का आपका चौथा ऑप्शन देखते हैं। तो बी का चौथा ऑप्शन आपका देखिए तीनों में है। उसके बाद डी का तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो डी का तीसरा ऑप्शन सिर्फ आपका इसमें है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 57 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। बाकी और ऑप्शन के हिसाब से आप लोग मिला लीजिए। ए का दूसरा हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी नया साहित्य, और उसके बाद सी का पहला हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी सुकवि और संकीर्तन। तो ये चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा, बाकी बहुत टाइम लग जाएगा पेपर सॉल्व करने में। तो इसलिए हम लोग बस पेपर कैसे हल करें और क्या पूछा गया था, उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 58 नंबर प्रश्न है कि जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा है मात्र ही है। यह काव्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने कहा है। तो 58 नंबर का आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि क्या सही होगा। तो 58 नंबर का हो जाएगा कि यह जो पंक्ति है वो एक कहानी यह भी मनु भंडारी की रचना में मिलती है और इन्होंने स्वयं अपने बारे में लिखा है। तो 58 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। ये देखिए काव्य शास्त्र का स्टेटमेंट है शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूप काव्य हेतु शक्ति के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो 59 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो 59 का आपका सही उत्तर हो जाएगा मम्मट। तो ये तो नॉर्मल प्रश्न हुआ। आइए 60 नंबर प्रश्न देखते हैं।
आगरा बाजार में आई नज्म की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाटक की जो पंक्तियाँ हैं, उनको भी याद करना होगा कि पहले कौन पंक्ति आई थी, बीच में कौन पंक्ति आई थी, लास्ट में कौन पंक्ति आई थी। तो इस तरह से देख रहे हैं आप लोग, नेट का पेपर टफ होते जा रहा है। अब नेट का पेपर आसान प्रवृत्ति का रहा नहीं। तो 60 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने की कोशिश करें। तो 60 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से यानी कि डी आपका पहले नंबर पे आ जाएगा, सी आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ए आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद बी आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा, और उसके बाद आपका ई जो 5वें नंबर पे आ जाएगा लास्ट में। तो इस तरह से आप लोग मिलान कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। यह इतिहास ग्रंथ जो हैं उनके कालक्रम मिलाना है। तो 61 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने की कोशिश करिएगा। तो जैसा कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है वो राम कुमार वर्मा ने 1938 में लिखा था, ठीक है। उसके बाद हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये शिवदान सिंह चौहान की रचना है। उसके बाद आपका जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये 1888 में लिखा गया था। उसके बाद FE ए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर। तो जैसे कि इसके बारे में यदि आपको नॉलेज नहीं है तो इसके लिए हम लोग थोड़ा रुकते हैं। गणपत चंद्र का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये 1965 में लिखा गया था। तो आप लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम लोग इतना ही जानकारी के आधार पर सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यदि पहुंच जाएंगे तो मान लीजिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जैसा कि 1888 इसमें पहले है, तो 1888 को पहले कर लेते हैं। उसके बाद आपका 1938 हो जाएगा। तो नहीं, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर जो है इसको 1920 में लिखा गया था। तो इसको डी को आपको पहले पे करना पड़ेगा। तो सी और डी हो गया। उसके बाद ए नंबर ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर चौथा सही कर लेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं कुछ रचनाओं के बारे में नहीं भी मालूम रहेगा तब भी आप करने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। बाकी अब नेट में कुछ ऑप्शन हर कॉलम में मिल रहे हैं तो इससे आपको दिक्कत होने लगेगी। तो ऐसा कोशिश करिए कि आप लोगों को पूरा नॉलेज ही हो। एलिमिनेट मेथड अब काम नहीं कर रहा है। अब नेट का पेपर धीरे धीरे टफ की लेवल की ओर बढ़ते जा रहा है। तो 61 नंबर का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 62 नंबर। ये कथन तर्क वाले क्वेश्चन हैं। तो जैसा कि कथन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। तो कथन एक है कि नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख है। और ऑप्शन कथन नंबर 2 है कि साप भरा तन प्रजातंत्र, यह काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी की है। तो 62 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का कोशिश करेंगे। तो 62 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये दोनों गलत हैं। क्योंकि नागार्जुन की कविता जो कालिदास है उसमें कालिदास सच सच बतलाना तुम रोए थे या अज रोया था, तो इसके बारे में वर्णन किया गया है, न कि शकुंतला दुष्यंत के बारे में वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आप हम लोगों का 62 नंबर का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं 63 नंबर प्रश्न। तो 63 नंबर, यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है।
इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो देख रहे हैं अंधेर नगरी नाटक के लिए किस आलोचक ने क्या स्टेटमेंट दिया है, उससे क्वेश्चन बना है। तो 63 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि 63 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सत्यप्रकाश मिश्र। अब ये चीज़ें आपको याद करने पर ही संभव है कि आप सही कर पाएंगे। बाकी इसमें आप क्या स्ट्रेटजी लगाएंगे कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा? सिंपल सी बात है। आगे हम बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये क्रम मिलाना है। ये जो वैचारिक पृष्ठभूमि वाले पोर्शन है उससे ये क्वेश्चन बना हुआ है कि नवजागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 64 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि 64 नंबर में आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसलिए सही होगा क्योंकि जो अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप आया था वो आपका 1835 में आया था। ठीक है, 1835 में। उसके बाद जो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो 1857 में हुई थी। ये 3 विश्वविद्यालय बने थे। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में बना था। उसके बाद आपका प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 1867 में। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने और देवेंद्र नाथ ने ये प्रार्थना समाज की स्थापना की। उसके बाद आपका बंग भंग आंदोलन जो है 1905 में हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ये तिलक को देश निकाले की जो सज़ा मिली थी वो 1906 के आसपास में मिली थी। 6 साल की सज़ा थी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो 64 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको वैचारिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चन बना हुआ है तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं तो ये क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाएंगे। आइए हम लोग 65 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत खंडामृत और आबे हयात नामक कॉलम से हिंदी उर्दू का पत्र किसने निकाला? तो ये आपके पत्र साहित्य से क्वेश्चन बना है। तो आप लोग बताइए 65 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो जैसा कि 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पंडित बंशीधर। और इसमें कुछ स्ट्रेटजी नहीं बताई जा सकती है, ये आपको याद करना है। आइए 66 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि मिथक, प्रतीक और बिंब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चुनाव करिए। तो 66 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो जैसा कि 66 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए, बी और डी। ए, अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यान मूलक रचना तथा मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। बी ऑप्शन, नगेंद्र लिखते हैं कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा होती है। और ऑप्शन नंबर डी, प्रतीक प्रतिरूप न होकर निरूपण होता है, कलाकार के भावों को प्रेषण का माध्यम होता है। तो जैसा कि ये पाश्चात्य साहित्य से है, प्रतीक, बिंब और मिथक को लेकर के क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आपको पाश्चात्य साहित्य अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आइए 67 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और मिलान करके आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि कौन सा पत्र कब निकला था और कहाँ से निकला था। तो आप लोग बताइए 67 नंबर का सही उत्तर। तो जैसा कि 67 का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सदादर्श दिल्ली से। उसके बाद सज्जन कीर्ति सुधाकर आपका उदयपुर से।
उसके बाद सदाचार मार्तंड आपका जयपुर से, आर्य दर्पण आपका शाहजहाँपुर से। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे हम बढ़ते हैं और 68 नंबर प्रश्न देखते हैं। यह एक कहानी यह भी के अनुसार सत्य कथन बताना है। तो 68 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो 68 का आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ए, बेलछी की घटना ने मन्नू जी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद दूसरा, आपका बंटी कड़ियों में ही लिखा गया और कड़ियों में ही धर्मयुग में छपता रहा। उसके बाद ई ऑप्शन आपका सही है। अक्षर प्रकाशन से राजेंद्र यादव के संपादन में हंस का पहला अंक 1986 में प्रकाशित हुआ। तो ये देखिए मनु भंडारी और राजेंद्र यादव के संबंध में ये सब स्टेटमेंट हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो 68 का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये बोलियों के उनके क्षेत्र से मिलान करना है। तो मिलान करके आप लोग बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा 69 नंबर का। तो 69 का आपका जो मारवाड़ी है वो अजमेर में बोली जाती है, अजमेर के क्षेत्रों में। उसके बाद जो आपका हड़ौती है ये जयपुर के क्षेत्रों में बोली जाती है। उसके बाद जो ढूढ़ाड़ी है वो आपके कोटा वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। और जो मालवी है, मेवाती है, मेवाती आपका अलवर क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि 69 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें भी मिलान करना है। ये बच्चन जी की आत्मकथा के जो चारों खंड हैं उनको बताना है कि किस खंड में, मतलब कौन से खंड का क्या नाम था, और ये मिलान करके आप लोग बताइए। तो ये तो नॉर्मल प्रश्न होगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनका पहला खंड है। ठीक है। उसके बाद 70 नंबर का जो आपका मतलब सही उत्तर हो जाएगा उसी को हम बता देते हैं, क्योंकि इसमें मिलाने में बहुत टाइम लग रहा है और इस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी इसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आपका जो दूसरा हो जाएगा नीड़ का निर्माण फिर। उसके बाद बसेरे से दूर तीसरा खंड हो जाता है और चौथा खंड हो जाता है 10 द्वार से सोपान तक। तो इस तरह से आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये अंजो दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हाल में 22 जनवरी 1956 को हुआ। इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक थे। अब देख रहे हैं इतना मतलब डीप कौन क्वेश्चन पूछता है। मतलब अंजो दीदी नाटक की थीम क्या थी, क्यों लिखा गया, इस कब लिखे, कौन लिखा, ये सब चीज़ें थोड़ा नॉर्मल चीज़ें लगती हैं। भाई साहब कौन आदमी मंचन करवाया था उसके बारे में पूछ रहे हैं, वो भी पहला मंचन। तो ऐसे तो अब भाई ये प्रश्न बहुत कठिन हो गया है। इसको कौन जान सकता है कि भाई क्या ऑप्शन सही होगा। तो 71 नंबर का जो आंसर की के हिसाब से भाई सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, श्री राज जोशी। बाकी एक नॉर्मल पढ़ने वाला लड़का वो कैसे सॉल्व करेगा कि भाई अंजो दीदी नाटक का सबसे पहले किसने नाट्य मंचन करवाया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त तथ्य हैं। तो सही तथ्य का चयन करना है। तो 72 नंबर का आप लोग सही तथ्य का चयन करिए और देखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि
ये बी ऑप्शन पहला तो गलत होगा, क्योंकि ये 351 में नहीं है, 343 में है कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो बी ऑप्शन आपका सही है। राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976 में हुआ। उसके बाद डी सही है। विविध प्रकार के राजकीय कार्यालय की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है। और ई ऑप्शन सही है कि राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 में के अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया। तो ये आपका 72 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर देखते हैं। 73 का है प्रश्न कि यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब, इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं। यह कथन किस रचना से उद्धृत है? आप देख रहे हैं ऑप्शन कितना घटिया ऑप्शन दिया गया है। सोचिए, मूर्धन्य आत्मकथा का ऑप्शन है, माटी की मूर्ति रेखा चित्र का ऑप्शन है, संस्कृति के 4 अध्याय, आपका उपन्यास का ऑप्शन है। इस तरह से ऐसी मूर्ति जो निबंध का ऑप्शन है। तो ऐसे अन्य अन्य विधाओं का ऑप्शन दे करके आप सोच रहे हैं कि ये 2 लाइन का आपको लड़का बता दे कि ये 2 लाइन कहाँ से उठाई गई है, तो या तो लड़का ही टैलेंटेड है या तो जो पेपर बना रहा है वही टैलेंटेड है। बाकी खैर, जब प्रश्न आया है तो आपको करना है। तो 73 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। 73 का आपका सही उत्तर हो जाएगा शिव मूर्ति। ठीक है, ये शिव मूर्ति निबंध का स्टेटमेंट है, उसी में इसका वर्णन किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन है। 74 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ईदगाह कहानी बहुत छोटी सी कहानी है प्रेमचंद की और यथार्थवादी कहानी है। तो 74 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। महमूद सिपाही खरीदता है, सम्मी अपनी खजरी हामिद से बदलना चाहता है और बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न पे। साधारणीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। तो 75 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 75 नंबर कि मतलब साधारणीकरण के बारे में किसने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी, डी और ई। बी है कि भट्टनायक के अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा व्यापार के उपरांत भावकत्व व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। उसके बाद है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सहृदय का आश्रयत्व धर्म के साथ तादात्म्य होता है, परिणामतः आलम्बनत्व धर्म का सामान्यीकरण होता है और इन दोनों का नाम साधारणीकरण है। और ऑप्शन ई देखते हैं, साधारणीकरण न तो आश्रय राम का होता है न आलम्बन सीता का होता है, अपितु वह कवि की अनुभूति का होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 75 का। आइए आगे हम लोग देखते हैं 76 नंबर प्रश्न। प्रेमचंद घर के अनुसार किन पात्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं। तो जैसा कि ये प्रश्न एक तरह से कहें तो नॉर्मल ही हो जाएगा, क्योंकि प्रेमचंद एक अपना पत्रिका निकालना चाहते थे और उसके लिए बहुत ही खर्चे की ज़रूरत थी। तो ये सोचे कि कहीं से पैसा आ जाए जिससे कि हम अपना पत्र भी निकाल लें और अपना खर्चा भी मेंटेन हो जाए। तो इसके लिए ये बम्बई गए थे। तो 76 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जागरण और हंस पत्रिका के खर्चे उठाने के लिए ये बम्बई गए थे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित काव्य संकलनों में राम कुमार वर्मा कृत काव्य संकलन है। तो बताइए राम कुमार वर्मा का कौन कौन सा काव्य संकलन है। 77 नंबर का सही उत्तर क्या होगा?
तो जैसा कि 77 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि अंजलि, चित्ररेखा, एकलव्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किसमें संकलित हैं? धूमिल का ये काव्य संग्रह है, इसमें से बताइए कि किसमें ये तीनों कविताएं संकलित हैं। 78 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो 78 का आपका सही उत्तर हो जाएगा संसद से सड़क तक। इसी में ये धूमिल की तीनों रचनाएं संकलित हैं। आगे हम बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न, ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन से कथन, स्टेटमेंट ब्रह्म समाज के बारे में नहीं है। ठीक है, नेगेटिव प्रश्न पूछा है। कभी कभी आदमी जल्दबाजी में ये देखेगा कि तीनों कूट मिला करके और मार देते हैं कि कौन कौन से ब्रह्म समाज के बारे में कथन है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो 79 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए, डी और ई। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र के से संबंधित उपयुक्त कथन बताइए। तो प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित कौन कौन से कथन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बी, डी और ई। ये ऑप्शन सही है। संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी अच्छी गति थी। उसके बाद दांत, भाव, आप, बात, धोखा, रिश्वत, बेगार, होली जैसे विषयों पर निबंध लिखा है। उसके बाद कलि कौतुक, भारत दुर्दशा, कलि प्रभाव, गो संकट आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो 80 का आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन हैं। तो 81 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और डी। ये संस्कृति और सौंदर्य जो आपका निबंध है उससे क्वेश्चन आए हैं, उसका स्टेटमेंट है। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा। उसके बाद प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया था। तो इस तरह से आपका 81 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद आगे हम 82 प्रश्न देखते हैं। 82 नंबर है कि अमृतसर आ गया कहानी में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में रखना है। तो देख रहे हैं अमृतसर आ गया कहानी में किस तरह से घटनाएं घटी हैं, पहले से बाद के क्रम में रखना है। यानी कि अगर फ्लैशबैक पद्धति पर भी लिखा गया है तो पहले कौन सी स्टोरी आई थी, बाद में उसके बाद इस तरह से उसको क्रम लगाना है। तो आप लोग 82 का सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो 82 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सबसे पहले जो आपकी स्टोरी होगी वो ये होगी कि काले बाबू ताख्त आएगी, हम जैसा वो जाएगा। उसके बाद बंद करो जी दरवाज़ा, बिना पूछे चढ़ आते हैं, उसके बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो धकेल दो पीछे। ये विभाजन की त्रासदी के आधार पर ये लिखा गया है। उसके बाद ए ऑप्शन आएगा, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी सी बच्ची उसके साथ थी, बेरहमो तुमने बहुत बुरा किया। उसके बाद आपका बी ऑप्शन आ जाएगा कि बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। ये सिकिया पहलवान टाइप में जो था उसके लिए कहा गया। तो 82 का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न है कि सौरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है। तो बताइए सौरसेनी अपभ्रंश से कौन नहीं निकलती है? 83 का आपका सही उत्तर बताइए। 83 का आपका दूसरा सही हो जाएगा पूर्वी हिंदी। ठीक है,
पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से निकलती है और मागधी से आपका ये बिहारी हिंदी निकलती है, जिसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली शामिल है। तो 83 हो गया। 84 नंबर प्रश्न देखते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध इनमें से किस जैन कवि की रचना है? तो 84 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध रचना की। उसके बाद 85 नंबर प्रश्न देखते हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध में गुरु नानक का कथन भोले भाव मिले रघुराई किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो 85 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करिए कि 85 का सही उत्तर क्या होगा। भोले भाव मिले रघुराई, तो ये नानक जी ने किसानों के बारे में कहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर प्रश्न। कबीर की कविता पंक्ति बाजन दे बाजंतरी कली कहु ही जनि छेड़ में बाजंतरी शब्द का अर्थ है। तो 86 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो 86 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बीड़ा। ठीक बा, आगे बढ़ते हैं। आइए 87 नंबर प्रश्न देखते हैं और 87 का सही उत्तर आप लोग बताएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है? तो ये 87 नंबर निगेटिव प्रश्न है और आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो बताइए क्या सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक। ठीक है, वो जनता की चित्तवृत्ति में राजनीतिक, सामाजिक और सांप्रदायिक चीज़ों का वर्णन करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक चीज़ का वर्णन नहीं करते हैं। आइए 88 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राहुल संकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा की भूमिका में आदिकाल के किस कवि को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है? तो 88 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो इन्होंने स्वयंभू को सबसे बड़ा कवि माना है और ये नेट के आंसर की में भी यही है। आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज आइएगा मत। आइए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर प्रश्न। ये मिलान करना है। ये जो नाटक की जो पंक्तियां हैं, किस पात्र की कौन सी पंक्ति है उसके आधार पे आपको मिलान करना है। तो 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताने की आप लोग कोशिश करें और बताएं। तो मिलान करिए। 89 का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा धातुसेन। यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया। ये धातुसेन का स्टेटमेंट है। उसके बाद कुमारगुप्त का युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। उसके बाद स्कंदगुप्त का हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। उसके बाद पर्णदत्त का स्टेटमेंट है कि राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। तो 89 का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। 90 नंबर। झूठा सच के पहले खंड वतन और देश में भोला पांधे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी के कार्यकर्ताओं के नामों का सही युग्म है। तो 90 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो जैसा कि 90 का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ईश्वर कौर और ज्ञान देवी। ठीक है, आइए 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। यह कथन किस पाश्चात्य चिंतक का है? तो आप लोग बताइए यह किसने कहा था। 91 नंबर का आपका सही उत्तर क्या होगा? तो ये
आइए रिचर्ड्स का कथन है। आगे हम देखते हैं 92 नंबर प्रश्न। 92 नंबर प्रश्न है कि कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ अष्टछाप के किस कवि की हैं? तो 92 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे तो ये नंददास की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं 93 नंबर प्रश्न देखते हैं। पिता कहानी के पिता ने किन 2 पुस्तकों में अपनी जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए? तो 93 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। ये पिता कहानी जो लोग पढ़े होंगे वो बिल्कुल सही उत्तर देंगे। तो 93 का आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। रामायण और गीता की पंक्तियाँ पढ़ते हुए उन्होंने अपने 35 वर्ष काट दिए थे। आइए 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश नहीं है। तो 94 का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो 94 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आत्मदीप्त चांदनी। यह इस गीत में काव्यांश नहीं है। बाकी अखंड सुहागिनी भी है, सुनहली दामिनी भी है, कुलहीन प्रवाहिनी भी है। ठीक है। आइए हम लोग 95 नंबर प्रश्न देखते हैं। जो अपने धर्म से हीन पाप ही में पड़े रहते हैं, वो माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं। ऐसे जो पापी जन हैं, जो महाडेरावनी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। यह गद्य खंड खड़ी बोली के किस आरंभिक गद्यकार का है? तो 95 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो ये है सदल मिश्र ने। ये जब शुरुआत में खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभिक रचनाएं हो रही थी उस समय की ये पंक्तियां इस तरह से लिखी जाती थी। तो 95 के बाद 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो कौन कौन से कथन सही हैं, सही उत्तर का चयन करना है। तो आप लोग बताएंगे 96 नंबर का क्या उत्तर सही होगा। तो 96 का आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए, सी और ई। लियोतार की पुस्तक द पोस्टमॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन का आरंभ माना जाता है। फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने लेखक की मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणाएं की है। तो 96 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 97 देखते हैं। रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ रस तरंगिणी के रचयिता कौन है? तो ये तो नॉर्मल प्रश्न होगा, आप लोग बताइए 97 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। तो 97 का आपका तीसरा उत्तर प्रश्न सही, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा भानुदत्त। बाकी जब नई क्वेश्चन आता है ना तो ये ऐसे ऐसे छोटे क्वेश्चन भी बहुत हार्ड लगने लगते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर कूट करना है। आमुख के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों की सहायता ली? तो ये अगर कामायनी पुस्तक आप लोग पढ़े होंगे तो उसके शुरुआत में ही लिखा गया है कि किन किन पुस्तकों की सहायता से उन्होंने कामायनी को लिखा। तो 98 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे, बताइए। तो 98 का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद और ऋग्वेद, इन तीनों किताबों का उन्होंने सहायता लिया है प्रसाद ने। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद 99 नंबर प्रश्न है। तो 99 का आप लोग सही उत्तर बताइए। परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों में के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। देख रहे हैं परीक्षा गुरु में 41 प्रकरण है और सभी प्रकरणों को भी याद करना पड़ेगा कि कौन से प्रकरण का क्या नाम है। वैसे ही परीक्षा गुरु लड़के पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी ढंग का उपन्यास लिखा गया है और इसमें भाई साहब आपके प्रकरणों को भी याद करना है। तो 99 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
यानी कि पहले अकाल में अधिमास, उसके बाद सब में हाँ, उसके बाद सुख दुख, उसके बाद बिगाड़ का मूल विवाद और उसके बाद साहसी पुरुष। तो 99 का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 100 नंबर देखते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे। जो एक लड़की रहती है और एक उनका दोस्त रहता है, तो वो लोग किस कार्यक्रम में गए रहते हैं, क्योंकि लेखक जब देर रात हो जाती है तो परेशान होकर के बरामदे में भी अपने कुर्सी पर बैठ करके उनका इंतज़ार करने लगता है और डरते हुए बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। उसका वर्णन पूरा किया गया है। तो 100 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो 100 का दूसरा सही हो जाएगा कि संगीत के कार्यक्रम में उनके मेहमान गए थे सब। आइए आगे 101 नंबर प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए इनमें से 3 कहानियों का मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है। तो आप लोग 101 का सही उत्तर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए, सी और ई। इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली को भाव प्रधान कहानियों के रूप में मानते हैं। आगे हम बढ़ते हैं 102 नंबर प्रश्न पे। तो 102 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। कौन कौन से व्यक्तियों का जिक्र मुक्तिबोध ने अपने कविता में किया है पात्र के रूप में। तो 102 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो 102 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तॉलस्टॉय, तिलक और गांधी, इनका जिक्र हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं 103 नंबर प्रश्न पे। क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। तो 103 का आप लोग सही उत्तर बताइए। तो 103 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है कि बच्चन जी की आत्मकथा पर मानतेन के आत्मचित्रण का प्रभाव है। उसके बाद बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के एक हिस्से में जीवन की आपाधापी को प्रस्तावित किया है। उसके बाद बच्चन जी के जीवन और काव्य दोनों के विकास में रुबाइयाँ उमर खयाम के अनुवाद का भी विशेष योगदान है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 103 का। तो हमारे इस पेपर सॉल्व कराने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप लोग देखिए कि किस तरह से पेपर बन रहा है, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है जून 2024 के पेपर देने के लिए, और क्या क्या आपको पढ़ना है। क्योंकि सभी लोग वही किताबें पढ़ते हैं, बाकी सफलता उन्हीं को मिलती है जो ये जानते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप सभी कुछ पढ़ने लगेंगे तो फिर आप सफलता से दूर होने की रास्ते पे बढ़ने लगेंगे। तो इसीलिए सेलेक्टेड चीज़ें पढ़िए जो कि आपको सफल बनाए। हमें ज्ञान नहीं, हमें सफलता चाहिए। सफल हो जाएंगे, रिसर्च करेंगे, बहुत ज्ञान लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर प्रश्न है। इसमें आपको निबंधकारों का क्रम लगाना है कि उनका जन्म वर्ष के आधार पर क्रम बताना पड़ेगा। तो 104 का आपका सही उत्तर क्या होगा। तो 104 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सरदार पूर्ण सिंह सबसे पहले हो जाएंगे। इनका जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल 1884 में पैदा हुए थे। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि 1907 में पैदा हुए थे। उसके बाद आपके आ जाएंगे ए ऑप्शन विवेकी राय। विवेकी राय का जन्म 1924 में हुआ था। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी यानी कुबेर नाथ राय, इनका हुआ था 1933 में। तो आप देख रहे हैं कि निबंधकारों के जन्म वर्ष को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इससे भी प्रश्न बने हैं। आगे हम देखते हैं 105 नंबर प्रश्न को। 105 नंबर प्रश्न है कि आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है। यही चेतना भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है।
भारतेंदु ने इस आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया, यह कथन किस इतिहासकार का है? तो 105 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चन सिंह। यह स्टेटमेंट बच्चन सिंह का है। आगे हम बढ़ते हैं। 106 नंबर प्रश्न, अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई? तो आप देख रहे हैं कि अमृतसर आ गया से ये दूसरा प्रश्न बन रहा है। तो 106 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा वजीराबाद। वजीराबाद के बाद हिंदू मुस्लिम मुसाफिरों में चुप्पी छा गई थी। 107 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये कथन, सत्य कथन की पहचान करना है। 107 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि अज्ञेय की त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन और संवत्सर आदि पुस्तकों में उनका आलोचनापरक चिंतक और वैचारिक साहित्य संकलित है। तो ये तो सही है। उसके बाद मुक्तिबोध की कृति एक साहित्यिक की डायरी पर धारावाहिक प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ था। ये आपका कथन सही नहीं है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। उसके बाद 108 नंबर प्रश्न देखते हैं कि घनानंद की काव्य पंक्ति काहू कल्पाए सु कैसे कल्पाए हैं में कौन सा अलंकार है? तो 108 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे कि अलंकार से भी देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसमें यमक अलंकार है। कल पाए और कल पाए में अलग अलग अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए यमक अलंकार हो गया। आइए हम 109 नंबर देखते हैं। अभिकथन और कारण दिया हुआ है और बताना है कि क्या सही है और इसकी व्याख्या सही है कि नहीं सही है। तो 109 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कि सन 1936 में प्रगतिशील लेखा संघ की स्थापना हुई और उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के सभापति प्रेमचंद हुए। तो ये तो सही है। सन 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम सुमित्रा नंदन पंत ने युगांत रखा। ये भी सही है। तो ये दोनों सही है, ठीक है, लेकिन ये व्याख्या इसकी सही नहीं है। RA की व्याख्या सही नहीं है, क्योंकि जब प्रगतिशील लेखक संघ के बारे में चर्चा हो रही है तो उस समय सुमित्रा नंदन पंत के युगांत की चर्चा व्याख्या के रूप में नहीं होनी चाहिए। अगर प्रगतिशील लेखक संघ के बारे में ही व्याख्या की गई होती तो ये इसकी व्याख्या भी सही होती। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें अलग अलग स्टेटमेंट हैं और दोनों सही हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो 109 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 110 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये मिलान करना है और मिलान करके सही कोट का चयन करें। तो 110 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विवशता किससे अपनी कहूँ जननी क्यों न बनूँ बहू का तरह। तो ए का आपका प्रिय प्रवास हो जाएगा ये कथन। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पास, ये आपका प्रथम रश्मि का हो जाएगा। धसो इनमें डर नहीं है मौत का यह घर नहीं है, तो ये आपका सतपुड़ा के जंगल का स्टेटमेंट है। नींद जल का स्रोत है छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है शीतल पवन है, तो ये उर्वशी का स्टेटमेंट है। तो इस तरह से देखते हैं 110 का आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। उसके बाद आइए हम लोग प्रश्न नंबर 111 देखते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता की इन पंक्तियों को कविता में आने के क्रम से पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो आप लोग राम की शक्ति पूजा पढ़े होंगे निराला की, तो उनकी पंक्तियां भी याद ही होंगी। तो आप लोग क्रम लगाइए। 111 का क्या होगा? तो 111 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, ये पहली पंक्ति है। उसके बाद केवल जलती मशाल, ये उसके बाद वाली पंक्ति है। उसके बाद नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण। उसके बाद अन्याय जिधर है उधर शक्ति है। और उसके बाद शक्ति की करो मौलिक कल्पना। तो इस तरह से आपका 111 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 112 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें भी सही कथन का चयन करना है। तो 112 का आप लोग सही कथन बताएंगे।
पहला है कि मायला आंचल के अनुसार मंगला देवी काला अजार से पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्वनाथ प्रसाद के घर ले जाई गई, तो ये गलत है। उसके बाद राजा महाराजा और सामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं, प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है, यह कथन संवाद बाणभट्ट की आत्मकथा में सुचरिता का है, ये भी गलत है। तो इस तरह से 112 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर प्रश्न देखते हैं, और इसमें भी देखिए गीतों का क्रम ही मिलाना है। तो ये जिंदगी नामा उपन्यास की गीत हैं, इनको क्रम से मिलाना है। तो 113 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो 113 का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें पहले ए, इसके बाद सी, इसके बाद ई, ये इन गीतों को इसमें जिंदगी नामा उपन्यास में गाया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 113 का तीसरा ऑप्शन सही है, और गीत आप लोग देख लीजिए, यही है। उसके बाद 114 नंबर प्रश्न है कि मुर्दहिया में तुलसी राम के चचा मुनेश्वर और नग्गर उत्तर प्रदेश के किस पंथ के धर्मगुरु थे? ये लोग किस पंथ में समाहित थे? तो 114 नंबर का आपका सही उत्तर बताएंगे आप लोग। तो बताइए 114 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये लोग शिवनारायण पंथ में शामिल थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 115 नंबर प्रश्न देखते हैं। इंसान जिंदा इसलिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? यह कथन परिंदे कहानी में किस पात्र का है? तो 115 नंबर का आप लोग बताने की कोशिश करिए कि जैसे परिंदे कहानी आप लोग पढ़े होंगे, तो अगर ध्यान होगा तो आप बता सकते हैं। तो ये मुखर्जी का कथन है, डॉक्टर मुखर्जी। ये बर्मा से भाग करके आए रहते हैं। उसके बाद 116 नंबर प्रश्न देखते हैं। यह भी सही कथन का चयन करना है। 116 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएं। गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी में केवल 5 मील का अंतर है, ये सही है। वह अज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं कोल्लू है, यह कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओंकार नाथ का है, तो ये कथन गलत है। तो आपका इस तरह से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 116 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं और 117 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो 117 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएं। तो 117 का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये रैंडम रचनाएं पूछी गई हैं, तो आपको रैंडम रचनाओं को भी याद करना पड़ेगा। तो लोकरीण उपन्यास है, जीवन परिधि कहानी संग्रह है, चली फगुनाहट बौरे आम ये निबंध है, मेरे सुहृदय श्रद्धे यह आपका संस्मरण विधा की रचना है। तो 117 नंबर हो गया। 118 नंबर देखते हैं। मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है। कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। मुक्तिबोध के रचना शिल्प के बारे में यह कथन किस साहित्यकार का है? तो 118 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें कि 118 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये श्रीकांत वर्मा ने मुक्तिबोध के बारे में कहा है। उसके बाद 119 नंबर प्रश्न देखते हैं, मिलान करना है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रश्न है। तो 119 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएं कि कौन सी रचना किसकी है, बताइए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि क्रोचे का एस्थेटिक्स है। उसके बाद मैथ्यू आर्नाल्ड का स्टडी ऑफ पोएट्री है। उसके बाद होरस का द आर्ट ऑफ पोएट्री है। उसके बाद रिचर्ड्स का
प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 119 का। आइए हम लोग 120 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों की से जुड़ी काव्य पंक्तियां हैं। तो रीतिबद्ध धारा से जुड़ी कौन कौन सी पंक्तियां हैं आप लोग बताइए। तो 120 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए, सी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 121 नंबर प्रश्न पे। यह बताना है आपको कि रामधारी सिंह दिनकर के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो बताइए। तो जैसा कि आपका 121 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि रेणुका जो है वो आपका 1935 में लिखी गई थी। उसके बाद डी, रश्मि रथी 1952 में लिखी गई थी। ये खंड काव्य है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ए, यानी कि कुरुक्षेत्र 1946 में लिखी गई थी। उसके बाद आपका ई, गलत नहीं ना हुआ, रश्मि रथी तो 1952 में लिखी गई थी। कुरुक्षेत्र आपका 1946 में लिखी गई थी। उसके बाद दिल्ली 1954 में लिखा गया था। और हुंकार जो थी वो ये 1938 में लिखी गई थी। तो 121 का आपका ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले आपका रेणुका आ जाएगा, रेणुका बी हो जाएगा। उसके बाद रेणुका के बाद 1938 डी हो जाएगा। उसके बाद डी के बाद आपका 46 कुरुक्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद ई 1952 सी, हाँ आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, 121 का ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 122 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ये उनके पात्रों को उनके संतति के आधार पर मिलान करना है कि किसका कौन सा पात्र किसका बेटा बेटी थी। तो 122 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएं। तो 122 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि लच्छो, प्रीतु, उसके बाद जीतू। तो जीतू आपका चौथा ऑप्शन। निहाल, ज्ञानू, तो ज्ञानू आपका जस्सू उसकी मम्मी थी। दिलीपा, तो दिलीपा डी का दूसरा। हुक्मा। तो आप देख रहे हैं कि पात्रों के मम्मी पापा का भी नाम याद रहना चाहिए, ताकि उनका किससे क्या संबंध था आपको मिलाने में आसानी हो। अब जाके लगता है कि जो गौण पात्र हैं उन लोगों को भी अगर लेखक अपनी रचना में रख रहा है तो उसका भी कितना महत्व है, क्योंकि वो आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब खास करके नीट का पेपर तो अब वैसे ही पूछा जा रहा है, गौण पात्रों को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग। उसके बाद हम लोग 123 नंबर पर देखते हैं। पोंगी बनकर घूमना उसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। इस कथन में पोंगी का अर्थ क्या है? तो 123 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें कि क्या सही उत्तर होगा। तो बौद्ध साधु, पोंगी का अर्थ होगा बौद्ध साधु। आगे हम बढ़ते हैं 124 नंबर प्रश्न का। आधे अधूरे नाटक के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो 124 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइए, क्या सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी, यानी कि यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। श्री ओम शिवपुरी ने यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी का नाटक माना है। आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। तो इस तरह से 124 का आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आइए हम लोग 125 नंबर पर देखते हैं।
भारतीय काव्यशास्त्र सिद्धांत और संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर चयन करें। तो आप लोग 125 का सही उत्तर बताइए। आप लोग थोड़ा देख लीजिए। तो 125 का आपका तीसरा उत्तर सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन ए, बी और डी। यानी कि जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि की रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं, ये सही होगा। मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति रीति कहलाता है, ये भी सही हो जाएगा। वामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित गौड़ी लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है, ये भी सही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाता है 125 का। आइए 126 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें भी निबंध की विशेषताओं से संबंधित कथन दिए गए हैं कुबेर नाथ राय के। तो कौन कौन से उनके स्टेटमेंट सही हैं 126 का आप लोग बताने का प्रयास करें। तो 126 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ए, सी और डी। यानी कि कुबेर नाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। कुबेर नाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है। कुबेर नाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म मानते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपका 126 नंबर का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग 127 नंबर प्रश्न देखते हैं। बहुत कम लोग यह जानते हैं आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत, किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। ये बकरी नाटक में किस संवाद का पात्र है या कौन पात्र ने यह संवाद कहा है। तो 127 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। बकरी नाटक इस समय आधुनिक समय समकालीन समय का ज्वलंत नाटक है। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, दुर्जन सिंह। आगे हम बढ़ते हैं 128 नंबर प्रश्न पे। उसने कहा था कहानी के आधार पे उपयुक्त कथन है। तो सही कथन का आप लोग चयन करें। 128 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। तो 128 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बी, सी और ई। बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वह बाल्टी में गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी की भाषा का तर्पण करने लगता है। सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई थी। लाना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। तो आपका 128 का तीसरा ऑप्शन सही है। आगे हम देखते हैं 129 नंबर प्रश्न। तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री है। तो 129 का आप लोग सही उत्तर बताएंगे कि 129 का सही उत्तर क्या होगा। तो 129 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रमजान की मां राजू। ठीक है। आइए 130 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो जैसा कि ये प्रश्न बहुत लोगों ने गलत कर दिया कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ऑप्शन में टिक कर दिया, जबकि कैम्ब्रिज नहीं होगा। तो 130 का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो 130 का आपका सही उत्तर हो जाएगा कोलंबिया विश्वविद्यालय। ठीक है। आइए 131 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। तो 131 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए, डी और ई। भारतेंदु ने कालचक्र शीर्षक में अपने इतिहास जर्नल में 873 में नोट किया कि हिंदी नए चाल में ढली। उसके बाद भारतेंदु ने 1881 में भारत मित्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशनार्थ भेजने हेतु खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग करते हैं, यह भी सही है। उसके बाद भारतेंदु ने भाषा के बारे में लिखा कि परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा पर भरोसा मत करो, अपने देश की अपनी भाषा की उन्नति करो। तो इस तरह से आप देखते हैं कि 131 का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। आइए 132 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये उर्वशी के पात्र हैं, आपको सही उत्तर का चयन करना है। जो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उसके पात्र स्त्री पात्र कौन कौन है। तो 132 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइए कि क्या सही उत्तर होगा।
तो 132 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सहजजन्य, चित्रलेखा और निपुणिका। ठीक है, आइए 133 नंबर प्रश्न देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में किस जनजाति का उल्लेख किया गया है? तो 801 ये 133 नंबर का आपका सही उत्तर बताइए कि किस जनजाति का उल्लेख किया गया है। इस क्वेश्चन पे कुछ लोग डाउट भी कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन सही है। इसमें गोंड जनजाति के बारे में उल्लेख है, तो 133 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी कुछ लोग कह रहे थे कि भील होगा, तो ऐसा नहीं है, आपका गोंड ही है। तो 133 नंबर का ये ऑप्शन सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 134 नंबर, सही स्टेटमेंट बताना है भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में। तो 134 का आप लोग सही उत्तर बताइए। तो 134 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इस नाटक के 5वें अंक का स्थान किताब खाना है। बिल्कुल सही। अपरस सोल्हा छुन रची भोजन प्रीति छुड़ा, यह संवाद सत्यानाश फौजेदार द्वारा कहा गया। उसके बाद इस नाटक का प्रकाशन संवत 1933 में हुआ, तो सही है। 1933 से आप 57 घटा देंगे तो आपको ईस्वी सन प्राप्त हो जाएगा। ओके, आगे हम देखते हैं 135 नंबर प्रश्न। ये मिलान करना है, कहानी का स्टेटमेंट है, उसके किस कहानी का स्टेटमेंट है, तो आप लोग बताइए 135 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। जैसा कि अगर जो कोई कहानी पढ़ा होगा तो उसको वो सही कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए का चौथा। कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन गए। तो ये आपका हो जाएगा 135 का ये तीसरा ऑप्शन सही था, यानी कि ये राही का स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद मतलब इसी तरह आप लोग मिलान कर सकते हैं। ऐसी खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। तो ये जैसे कि जब वो लोग उसका वर्णन किया गया था, तो उसमें ये बी का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोसी के घटवार से वो जो लक्ष्मा रहती है वो कहती है, तो उसका स्टेटमेंट है। उसके बाद सी ऑप्शन है कि किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। तो यह आपका सी का दूसरा हो जाएगा, परिंदे कहानी का स्टेटमेंट है। तो सी का दूसरा परिंदे। और उसके बाद ये लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा, भवसागर की जल तरंगों पर थिर होना कब संभव है। तो आपका डी का तीसरा ऑप्शन सही है, कानों की कंगना में। ये अंतिम मतलब कहानी के अंतिम पोर्शन की पंक्तियाँ हैं, जिसमें बहुत ही पाश्चात्य दिखाया गया है, लेकिन उस समय तक स्टोरी बदल चुकी होती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 136 देखते हैं कि शेखर एक जीवनी भाग 1 में किन पश्चिमी विचारकों का उल्लेख किया गया है। जैसे मुक्तिबोध की रचना में पूछा गया था कि किन ऐतिहासिक पुरुषों का वर्णन है, तो उसी तरह से ये भी पूछा गया है। तो 136 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो जैसा कि 136 का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, नीत्शे और त्रोत्स्की। आइए 137 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रेमचंद घर में जो उनकी जीवनी लिखी है शिवरानी देवी के अनुसार सत्य कथन है। तो 137 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे कि क्या सही होगा। तो जैसा कि इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा,
यानी कि बी, सी और ई। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चाँद में छपी। साहस कहानी का प्रकाशन 1924 है। और प्रेमचंद की कहानी मोटे राम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर कर दिया, ये भी सही है। तो ये प्रेमचंद घर में जो उनकी जीवनी लिखी गई है उससे ये सब पंक्तियाँ हैं। तो 137 का आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 138 नंबर प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो 138 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे कि 138 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा काका कालेलकर। ठीक है। 139 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जैसे एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किसका है? तो 139 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हंटर का। ठीक है। आइए 140 नंबर प्रश्न देखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं? जैसा कि आप नाटक भी पढ़े होंगे और ये भी देखे होंगे कि उसमें 4 अंक हैं, लेकिन चारों अंकों के चौथे अंक में कितने दृश्यों का वर्णन है ये आपको बताना है। तो 140 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दृश्य हैं। ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने यूजीसी नेट के पेपर को हल किया और ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से पेपर बनता है। बाकी जो अपठित अवतरण है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि अपठित गद्यांश को कैसे हल किया जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि ये सब बोनस नंबर होते हैं। आपके पेपर में टोटल 15 क्वेश्चन जो है वो अपठित से आते हैं। 5 क्वेश्चन आपका फर्स्ट पेपर में और 10 क्वेश्चन आपका सेकंड पेपर में। तो ये आपको 30 नंबर देने का काम करते हैं और ये बोनस नंबर होते हैं। इसके बारे में अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, आप पढ़ने लिखने में ठीक ठाक मतलब रीडिंग कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसके बारे में हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से अपठित गद्यांशों को हल किया जाता है जिससे आपकी गलतियाँ ना हो। क्योंकि अगर इसमें आप गलती करते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर होते जाते हैं। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। कम से कम आपका 15 क्वेश्चन में से 13-14 क्वेश्चन हमेशा सही ही होने चाहिए। कभी-कभी तो कुछ लोगों ने 15 क्वेश्चन सही कर देते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जो अब तक बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।